हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 मैन मेड मटेरियल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही में आपको बता दें कि ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बाकी हम लोग को आपको बताने के लिए, दैट्स व्हाई हम आपके लिए लेकर आ गए हैं स्क्रीन पे, जो कि बहुत यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी थियोरेटिकल चीजें बतानी है। दैट्स व्हाई हम लोग ने स्क्रीन पे वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ के लोगे ये चीज। ओके, तो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो चैप्टर ये मैन मेड मटेरियल्स, इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर था यानी पहला लेक्चर था, उसमें डिस्कस किया था कि मैन मेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है थर्मो प्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों की टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है ना, मैन मेड मटेरियल के जो ये होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के मैन मेड मटेरियल ले लो, हर कोई क्या करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। एंड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्रेडेबल मटेरियल बोलेंगे। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, नॉट नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज द नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, तो प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा टॉपिक था प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक इज वन ऑफ द मैन मेड मटेरियल, वी नो दैट। एंड ये जो है ये नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि प्लास्टिक जो है इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो जैसा कि आपको अगर बताएं हम लोग, तो कुछ मटेरियल जो है और उसके डिग्रेडेशन के लिए कितना टाइम लगता है, यानी कि उसका डिग्रेडेशन पीरियड कितना होता है, इसका हमने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो वेजिटेबल यानी सब्जियों की अगर बात करूं, तो उसको ऐसे ही 1-2 हफ्ते के लिए अगर छोड़ देंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वही अगर कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लो, कॉटन का क्लॉथ अगर होता है, तो उसको 1 साल लग जाएंगे डिग्रेड होने में। वुड की अगर बात करें, लकड़ी से बना हुआ जो भी चीज़ है, लकड़ी है, तो उसको 10 से 15 साल लगेंगे और वुड पूरा डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लास्टिक, जो कि हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे, तो उसको हजारों साल लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, फिर भी वो डिग्रेड नहीं होगा, यानी कि वो नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में आता है, उसको कभी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हो कि प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना नुकसानदायक है। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है थर्माकोल। थर्माकोल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एंड वी ऑल नो दैट थर्माकोल क्या होता है, सबको पता है दोस्तों कि थर्माकोल एक ऐसा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि पॉलीस्टायरीन से बनता है। ठीक है ना, तो पॉलीस्टायरीन एक तरीके से हमने आपको पढ़ाया था थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें कैटेगरी था आपका जिसका नाम था पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन से बनता है थर्माकोल, और ये जब ट्रांसफर करते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट में हीटिंग करने के टाइम, तो वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, एंड बाद में वो सॉलिड स्टेट पे आ जाता है कूलिंग के दौरान। तो ये इसके वजह से क्या होता है कि हम जो थर्माकोल होता है ना, उसको हम लोग डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं, जो भी शेप हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और थर्माकोल क्या होता है, काफ़ी लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। इसीलिए बहुत सारे जो डेलिकेट आइटम्स के पैकिंग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जब चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते हो या फिर कुछ चीज़ खरीद के लाते हो, तो उसके जो पैकिंग होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और उसमें थर्माकोल्स डालते हैं, ताकि जो अंदर का ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, मोबाइल फ़ोन में तो चलो नहीं आता, लेकिन बड़े चीज़ें की बात करें, टेलीविजन्स हो गए और फिर आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए, ये सभी चीज़ जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये सभी में थर्माकोल्स डालते हैं, सो दैट कभी ऐसा मैकेनिकल शॉक अगर लगता है, शॉक तरीके से लगता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, झटके को एब्जॉर्ब कर सके और कोई भी डैमेज पहुंचने ना दे वो पर्टिकुलर आइटम को। ठीक है, द प्लेट्स यूज्ड इन मास फीड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्माकोल, यानी कि जो प्लेट इसमें मास फीस्ट में यूज होता है, तो ये भी किससे बनता है दोस्तों, थर्माकोल से बनता है। यहाँ पे आपने देखा होगा शादी वगैरह में जो भी प्लेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो व्हाइट कलर के, वो सब थर्माकोल से बने हुए रहते हैं। क्लियर है। ओके, अब बात कर लेंगे कि ये जो भी हमने पढ़ा प्लास्टिक या फिर थर्माकोल के बारे में, इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जो भी पर्सन अगर कॉन्टैक्ट में आता है या फिर ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहता है थर्माकोल से, तो उसको पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसको ब्लड कैंसर हो जाए, जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। तो ये 2 टाइप के ब्लड कैंसर है, बिकॉज थर्माकोल में क्या होता है, एक अजीब सा एक पॉइजनस केमिकल मिला होता है जब उसको बनाते हैं पॉलीस्टायरीन को, तो उसमें एक लाइक हजार्डस केमिकल, पॉइजनस केमिकल प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी इंसान उसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको जरूर से ब्लड में परेशानी हो जाएगी, और ब्लड के अंदर जब जाएगा वो, तो कैंसर को कॉज करेगा, कार्सिनोजेनिक होता है, और आपको ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा नाम का जो ब्लड कैंसर है वो पहुंचा सकता है, बिकॉज
थर्माकोल का जो नेचर होता है वो पॉइजनस नेचर होता है। और थर्माकोल को डिकम्पोज की अगर मैं बात करूँ तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर द नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्माकोल, यानी थर्माकोल का नेचुरल जो डिग्रेडेशन होता है बहुत ही लंबा समय लग जाता है, मतलब ना के बराबर समझ लो, ठीक है ना। उसको डिग्रेड करना इम्पॉसिबल जैसा होता है, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता तो चलो इसको बर्न करके जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो जब हम लोग इसको जलाएंगे तो ऑब्वियसली फिर से एक खतरा हो जाएगा कि एयर पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जब इसको जलाओगे तो हार्मफुल केमिकल्स इसमें निकलेंगे, हार्मफुल केमिकल के गैसेस निकलेंगे, हजार्डस गैसेस निकलेंगे, एंड वो अगर किसी ने इनहेल किया, किसी के कॉन्टैक्ट में आया तो वो भी बीमार पड़ सकता है और साथ ही में हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हो सकता है, एयर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। तो ये सभी चीज़ भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात करें कि थर्माकोल के प्लेट्स में हम खाना खाते हैं, तो अगर वो फूड अगर बात करें थर्माकोल में रखा हुआ है, वो फूड गरम गरम रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टायरिन रहेगा ना वो डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि थर्माकोल के अंदर किससे बना है, वो स्टायरिन से बना हुआ है। तो स्टायरिन इज ए केमिकल सब्सटेंस, तो अगर वो फूड गर्म जब रहेगा तो उसके साथ मिक्स होने का खतरा होता है, एंड जब वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। एंड जो भी पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद द थर्माकोल, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म अगर लाइक कॉन्टैक्ट में होते हैं, may develop the problem of eyes, respiratory system, skin disease, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी पर्सन थर्माकोल के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा समय तक होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, स्किन में तकलीफ हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका, उनमें भी प्रॉब्लम जो है वो देखने मिलता है, यानी कि उनका पाचन जो तंत्र होता है वो भी खराब हो सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं जो कि थर्माकोल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट में होते हैं वो कहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे ये थर्माकोल बनता होगा, थर्माकोल के प्लेट्स बनते होंगे, थर्माकोल से बहुत सारी चीज़ें बनती होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में। तो ये खतरा उन लोगों को, उन वर्कर्स लोगों को सबसे ज़्यादा होता होगा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा ग्लास, ठीक है। तो ग्लास वी ऑल नो दैट कि कांच जो होता है उसको ग्लास बोलते हैं, ग्लास से बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या यूजेस होता है ग्लास का, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ग्लास क्या होता है। तो ग्लास इज ए नॉन क्रिस्टलाइन हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड, यानी नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि एक इक्वल शेप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, बट हार्ड होता है, साथ ही में ब्रिटल भी होता है, यानी कि अगर कुछ चीज़ से जोर से अगर मार दिया जाए तो फटाफट से टुकड़े टुकड़े में चूर चूर हो जाता है, वो टुकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और बनता कैसे, इट इज फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ सिलिका, एक तरीके का सैंड का एक तरीके से आप बोल सकते हो फॉर्म होता है, सिलिका एंड सिलिकेट, ये दो कंपाउंड्स होते हैं, इनको हीट करके मिला के बनाया जाता है। बट ये जो ग्लास है ना दोस्तों, ये ग्लास के पीछे ना एक स्टोरी भी है। क्या स्टोरी है कि ग्लास जो डिस्कवर हुआ था ना, ये बाई चांस डिस्कवर हुआ था, यानी कि किसी ने सोचा नहीं था कि मुझे जानबूझ के ग्लास बनाना है। जैसे बहुत सारे लोग कुछ बनाते हैं तो उनको पता होता है कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लास जब बना था पहली बार, जब डिस्कवर हुआ था, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि ये ग्लास हम बन रहा है या फिर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाई चांस बन गया था। तो क्या हुआ था, एक स्टोरी है कि एक फिनिकन ट्रेडर थे, मतलब वो ऐसा ट्रेडर्स मतलब क्या होते हैं, लाइक वो पैदल चल के यात्रा करके जाते थे दूसरे कंट्रीज़ में, व्यापार करने जाते थे, जिसको ट्रेडर्स बोलते थे। तो वो एक बार डेजर्ट में रुक गए थे आराम करने के लिए, और उधर पे वो कुकिंग करने लगे, खाना बनाने लगे। कुकिंग करने के टाइम जो उनका कुकिंग वेसल्स था, ठीक है ना, उन्होंने वो वेसल्स को लाइमस्टोन के पत्थर के ऊपर रखा था, ठीक है, जो भी उनका बर्तन होगा तो वो लाइमस्टोन के पत्थर जो होते हैं उसके ऊपर रखा था। तो जब भी कुकिंग वेसल उसके ऊपर रखा लाइमस्टोन के ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, खाना वगैरह बनने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है ना एक बनता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जिसके ऊपर उन्होंने बर्तन रखा था वो लाइमस्टोन पत्थर जो है वो कन्वर्ट हो गया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। एंड उन्होंने सोचा कि ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना है वो क्यों बना है, बिकॉज ऑफ हीट किया हमने सैंड को और लाइमस्टोन को, क्योंकि उन्होंने लाइमस्टोन के पत्थर पे खाना बनाया था लेकिन उसके ऊपर सैंड भी डाला हुआ था। तो वो जो पत्थर थे, सैंड के टुकड़े थे और लाइमस्टोन के जो टुकड़े थे, ये दोनों आपस में मिल के बिकॉज ऑफ हीटिंग वो कन्वर्ट हो गए थे कांच में, यानी कि ग्लास में। तो यहाँ से उनको समझ में आया कि यस, ये जो चीज़ बना है वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है, यानी कि ग्लास है, उन्होंने नाम दिया उसको ग्लास है। और उनको टेक्निक समझ में आ गया कि अगर हम लाइमस्टोन को और सैंड को, ये दो चीज़ को अगर एक ही साथ हीट करेंगे तो हमें कांच जो है मिल सकता है, ग्लास मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड अदर कंपोनेंट्स इन ग्लास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। अगर हम बात करें कांच की, ग्लास की, तो बहुत सारे तरीके के ग्लास हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसमें सिलिका का प्रोपोर्शन अगर चेंज करें हम लोग, ग्लास का प्रोपोर्शन चेंज करें, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि सोडा लाइम ग्लास हो गया, बोरोसिलिकेट ग्लास हो गया, सिलिका ग्लास हो गया, अल्कली सिलिकेट ग्लास जिसको वाटर ग्लास भी कहा जाता है, तो ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्लास देखने मिलेंगे। अब बात कर लेंगे कि ये जो ग्लास प्रोडक्शन हुआ वो कैसे हुआ। तो मेथड ऑफ ग्लास प्रोडक्शन ये है कि ग्लास प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ सैंड, यानी कि सैंड जो होता है, पत्थर ले लो या फिर बालू ले लो, ठीक है, तो उसका सैंड का सोडा लाइम
एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें लेना पड़ेगा और साथ में इसको हीट करना पड़ेगा एक भट्टी में यानी फर्नेस में। और सैंड यानी कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको 1700 डिग्री लगते हैं मेल्ट होने के लिए, तो उतने पे मेल्ट होगा। एंड जैसे ये सब मेल्ट हो जाएंगे तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना मिक्सचर के, इसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा एंड फिर से इसको हीट किया जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस पे एंड तुरंत इमीडिएटली इसको कूल कर दिया जाएगा। एंड जैसे ही वो कूल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू सडन कूलिंग मिक्सचर बिकम होमोजीनियस, यानी सब मिक्सचर एक जैसा हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, एमॉर्फस हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि कांच में वो ग्लास में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, कि ग्लास की क्या क्या खूबी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ग्लास का ये माना जाता है कि ग्लास कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, यानी कि कांच को आप कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ कांच से बनते हैं आजकल, डिज़ाइन के चीज़, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, कांच के ग्लास बनते हैं, कांच के कप बनते हैं, कांच की बहुत सारी चीज़ें बनती है दोस्तों। तो अगर उसको कांच को हीट करेंगे तो उसको जो चाहे शेप हम दे सकते हैं, मतलब उसको मोल्ड कर सकते हैं कोई भी शेप में हीटिंग के बदौलत। ग्लास जो होता है ये स्लो कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि जो हीट होती है ना कांच के अंदर बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती है। तो अगर हम लोग क्विक हीटिंग करते हैं या फिर क्विक कूलिंग करते हैं ना, तो वो ग्लास जो है वो टूट सकता है, क्रैक आ सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और कांच जो होता है वेरी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मैंने बोला कि हीट भी पास नहीं होता, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो पास नहीं होगा, यानी कांच के अंदर अगर हम लोग बिजली डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो कंडक्ट नहीं करेगा, पास नहीं होगा। इसके लिए कांच का इस्तेमाल एज ए इंसुलेटर किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पे कांच डाला जाता है, ग्लास से कोट किया जाता है, सो दैट करंट जो है पास ना हो। और इसका एक और खास बात है कि कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता ही है, ग्लास बीइंग ट्रांसपेरेंट, तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो होता है ना वो ये कांच से पास हो जाता है। तो जितने भी ऑप्टिकल चीज़ें होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, जैसे कि लैम्प्स हो गए, लैम्प्स में से लाइट पास हो सकता है, ट्यूब लाइट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, वहाँ से भी लाइट पास हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, माइक्रोस्कोप, तो इवन हमारे जो चश्मे हम पहनते हैं, तो ये सब चीज़ में से लाइट पास हो जाता है, दैट्स वाई इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो आप वही देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं ग्लास के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसका यूजेस क्या है। सबसे पहला हमने रखा है सिलिका ग्लास को। तो सिलिका ग्लास जो होता है इट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द सिलिका। एंड इसका एक खास बात ये होता है, सिलिका से तो बनता ही है, लेकिन खास बात ये है कि इसके ऊपर अगर हम लोग एसिड डाल दें या फिर बेस डाल दें, अल्कली जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों भी डाल देंगे तो कोई भी फर्क इसके ऊपर पड़ने नहीं वाला। इसके लिए ये जो सिलिका टाइप का जो ग्लास है ना, जो सिलिका से बनता है, इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर जो होते हैं ना, लैब में रखे रहते हैं, कांच के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का ग्लास, सिलिका ग्लास। सेकंड टाइप का ग्लास की अगर मैं बात करूं, जिसका नाम है बोरोसिलिकेट ग्लास। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये चारों चीज को जब मिलाते हैं हीट करके तब बनता है आपका बोरोसिलिकेट ग्लास। और इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्रीज है ना, वहां पे होता है मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा ग्लास है जो मेडिसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ हमारा थर्ड टाइप का ग्लास जो हमने रखा है यहाँ पे वो है लीड ग्लास। तो लीड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, वी नो दैट। तो लीड ग्लास इज प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, तो रहता है ये सब में, सैंड रहेगा, सोडा लाइम रहेगा, लाइमस्टोन रहेगा। और लीड ग्लास क्यों नाम रखा है, क्योंकि इसके अंदर आ गया है लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, लीड और ऑक्सीजन का मिक्सचर, तो उसमें डाला जाता है सो दैट वो बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, क्लियर बन जाता है। एंड बहुत ज़्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने के कारण ही इसका इस्तेमाल लाइट बल्ब्स बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, ट्यूबलाइट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें वो है ऑप्टिकल ग्लास। तो ऑप्टिकल ग्लास जो होता है इट इज प्रोड्यूस बाय द फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, और इसमें होता है बेरियम ऑक्साइड के साथ साथ बोरॉन। तो इतने चीजें डालते हैं तब जाके बनता है एक ग्लास। और ये टाइप का ग्लास काफी प्योर ग्लास होता है, जो कि स्पेक्टिकल इतना प्योर होता है कि एकदम आर पार ऐसा दिखाई देगा कि जैसा कि बीच में कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि स्पेक्टिकल्स, आपका चश्मा होता है, लेंसेस होता है, माइक्रोस्कोप के लेंसेस होते हैं, ये सभी चीज ये ऑप्टिकल ग्लास से बनाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स प्योरनेस। इसका प्योरनेस की वजह से, इसके ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसको बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है ऑप्टिकल ग्लास खास कर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वो है कलर्ड ग्लास। तो आपको पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अलग अलग जो आइटम्स होते हैं उसको बनाने में काम आते हैं। तो कलरफुल ग्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फेरस ऑक्साइड डाला जाता है ताकि ब्लू कलर मिल सके, ब्लूइश ग्रीन कलर मिल सके कांच का, और कॉपर ऑक्साइड डाला जाता है ताकि रेड कलर का ग्लास मिल सके। तो ऐसे टाइप के ग्लास को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा यूज है, ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है। और प्रोसेस्ड ग्लास होता है कि अगर हमें कोई भी ग्लास का क्वालिटी इंप्रूव करना है, ठीक है, जैसे कि रेनफोर्स ग्लास आपने सुना होगा, प्लेन ग्लास हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, फिन ग्लास हो गया, ट्रांसल्यूटेंट ग्लास हो गया, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं। इसको अगर हमें क्वालिटी को इंप्रूव करके बनाना है तो हम लोग ये जो प्रोसेस ग्लास है इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था।
और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है ये खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो लेक्चर था आज का यानी पूरा चैप्टर था आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले साइंस के लेक्चर वीडियो में जिसमें हम आपके लिए एक और ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।